था सर्द। यहां सर्दियों की रातें होती हैं। आज की रात भी बहुत सर्द थी। घना कोहरा और चारों तरफ इतनी ज्यादा खामोशी कि अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे जाए। इसी सन्नाटे को चीरते हुए लगभग आधी रात को नजफगढ़ पुलिस स्टेशन की फोन की घंटी बजी। अरे तन्ने क्या हो गया यार? अरे सोने क्यों नहीं देता? जब थोड़ी सी नींद आवे, जब तू बजना लाग जाए। अरे डट जा यार, सोने दे थोड़ा सा। सर्दी इतनी ज्यादा हो रही से कि यहाँ से बाहर निकलने का कतई जी भी नहीं करता। अब इतनी ठंड हो रही है, थोड़ा ठंड तू भी रख ले, मान जा। अब तो बजना बंद हो जा। अरे वाह भाई, तन्ने तुम्हारी सुन ली। गुडू भाई बड़ा लाग रहा है, कति धीरे धीरे हैं। चल ठीक है, इब मैं चढ़ा सोने। अरे इब क्या हो गया यार? के आफत आ गई किसने? इतनी रात में भी किसने चैन खूना? साला कौन सा आयो हमारी नींद खराब करने लाग रहा से? एक तो इतनी रात, वो भी सर्दी की। हमारी नींद खराब करने के पीछे कोई बढ़िया कारण होना चाहिए, वरना साले ते घर से ताके यहाँ थाने में बकल तारूंगा। अरे कौन सा आयो? किसकी मां मार गई आपको? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपकी ऐसे कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? आप मुझ पर बिना वजह इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपको पता है आप अपनी इस हरकत के लिए सस्पेंड भी हो सकते हैं। मैं चाहूं तो आपको खड़े खड़े नौकरी से डिसमिस करवा सकता हूं। आपने मुझे क्या समझा है? दोबारा आपने मुझसे इस तरीके से बात की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओह, बस बस भाई, थोड़ा डट जाया कर, सोच समझ कर बोल लिया कर। शेरावत नाम से मेरा, शेरावत। यो धमकी किसने दे रहा है तू? मने मने जानता ना है तू? यो सस्पेंड होने की धमकी किसी और ने दिए। मैं न डरता इन धमकियों से। अरे खूब सस्पेंड हो लिया मैं, ठीक से। इतना सस्पेंड हो लिया कि मैंने कोई डर ही कोना। साला कम से कम बढ़िया खा पी के सो तो जाओ सू सस्पेंड होने के बाद। तो ये धमकी किसी और ने दिए, समझ गया के? यो समझाऊं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अपने सीनियर को कॉल दो। मैं अब आपसे 1 मिनट भी बात नहीं कर सकता। 1 मिनट और नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहाँ है आपके सीनियर? मेरी उनसे जल्दी बात करवाओ। ओ भाई, थोड़ी ठंड रख। कोई ना से यहाँ थाने में कुछ नाइट पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, तो कोई छुट्टी पे है। तने जो बोलना है मारे तो ही बोलना पड़ेगा, तू चाहे या ना चाहे। पहले ये आप तू तड़ाक से बात करना बंद कीजिए। मैं आपको इतनी देर से आप करके बोल रहा हूं और आप है कि बदतमीजी पर उतर आए हैं। आपको बोलने तक की तमीज नहीं है। और पुलिस फोर्स में कैसे कैसे आ गए आप? आपको पुलिस में किसने सेलेक्ट कर लिया? पैसे देकर आ रहा हूँ पुलिस फोर्स में, मेरे मामा ने लगवाया था। तने कोई दिक्कत? तू बोलना क्या बोल रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप बात करने के लायक नहीं हो। आप मेरा एड्रेस नोट करो और जल्दी किसी सीनियर ऑफिसर को मेरे घर पे भेजो। अच्छा, बोल एड्रेस बोल। नोट करो, RZ66C ब्लॉक नजफगढ़। ये तो हो गया नोट एड्रेस। अब चुपचाप फोन काट, भेज रहा हूँ किसने। अरे यार, यो क्या कर दिया मैंने? जोश जोश में कुछ घना ही बोल गया। अरे यार, कहीं साला सही में सस्पेंड ना करा दे मैंने। यार मैं जुबान पे काबू ना रख पाता। क्या करूँ मैं इसका? अब क्या होगा? क्या करूँ मैं? इस बार फिर सस्पेंड हो गया ना तो हमारी लुगाई मने तलाक दे देवेगी। अब तो दीक्षित सर ही बचा सके हैं मरने। सर ने फोन लगाता हूँ। हाँ, हेलो सर। हाँ शेरावत, बोल। जाग रहे हो क्या सर जी? मैं तो जाग रहा हूँ, पर तू क्यों जाग रहा है? ये तो तेरे सोने का वक्त है ना। तू जाग रहा है, इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
अब जल्दी जल्दी बता क्या हुआ और तेरे अभी तक जागने की वजह क्या है। अरे सर जी, मैं जब भी आपने फोन मिलाऊ सु अब जागते मिलो, आपने नींद ना आती के? अरे मेरी नींद की छोड़, तेरी नींद क्यों हराम है ये बोल। अरे सर, एक मर्डर हो गया है वो सी ब्लॉक में। विक्टिम के बेटे का फोन था। मर्डर? कब हुआ? सर जी, ये अभी कुछ देर पहले ही उसका मालूम चला कि उसका बाप ऊपर निकल लिया। सर, मैंने एड्रेस नोट कर लिया है, पर सर एक गड़बड़ सी हो गई है। क्यों? ज्यादा जोर से धमका दिया क्या उसको? हाँ सर जी, वो बस जोश जोश में निकल गया हमारे मुंह से कुछ भी। ऊपर से वो तो मुझे सस्पेंड कराने की बात कर रहा था, तो मैंने भी एक दो बोल दी। सर, आप एक बार मामला संभाल लेते ना। वो सी ब्लॉक में सारे बड़े कांटेक्ट वाले लोग रहते हैं यहाँ, कहीं सही में ना मैंने सस्पेंड करा दे। मुझे तो मालूम था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। जब मैं तेरी नींद खराब कर देता हूँ तब तो मुझे नहीं छोड़ता, फिर वो तो कोई अनजान था। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। उनके घर में खुद मातम होगा, तो तेरी इस छोटी सी बात को भूल भी गए होंगे। तो चिंता ना कर, तेरी नौकरी भी सलामत रहेगी। फिर भी सर जी, एक बार कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। अच्छा, ये सब बकवास बंद कर और तैयार रह, मैं आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। क्या सर, आप आ रहे हो? अरे सर, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठीक से कुछ दिखेगा भी नहीं। और फिर ठंड भी इतनी ज़्यादा रही कि दिमाग ही जम जावे। सर जी, अभी इतनी सर्दी में ठीक से दिमाग काम ही ना करे, आप ठीक से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट ना कर पाओगे। एक काम करो ना आप, हम दोनों काल चल पड़े तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वैसे भी आधी रात तो बीत गई, कुछ घंटे और बिता लेंगे तो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी आराम से रजाई ओढ़ के सो जाओ, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। जस्ट शट अप शेरावत, जब देखो तब ड्यूटी पे सोते ही रहते हो। तुम्हें सोने के अलावा कुछ और नहीं आता क्या? अब अपनी बकवास बंद करो और तैयार रहो, मैं बस वहां पहुंच रहा हूँ। अंडरस्टैंड? ये यस सर, मैं कतई तैयार हूँ। हम अभी चाल देंगे, मैंने कोई दिक्कत को नहीं। गुड, मुझे कुछ ऐसा ही जवाब चाहिए था तुमसे, एक सच्चे पुलिस ऑफिसर की तरह। बस मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूँ। हमें जल्दी से जल्दी क्राइम सीन पे पहुंचना होगा। अब फोन। इंस्पेक्टर दीक्षित एक यंग और हार्ड वर्किंग ऑफिसर थे। पूरी पुलिस फोर्स में वो अब तक एक अकेले ऑफिसर थे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना जबरदस्त था कि मुंबई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली उन्हें दिल्ली में बढ़ते क्राइम देखते हुए यहां बुलाया था। इंस्पेक्टर दीक्षित की खासियत थी कि जब वो अपनी सुर्ख लाल आंखों से किसी को घूरते थे तो छोटे मोटे बदमाशों की तो पैंट गीली हो जाती थी। तो अब आधी रात बीतने के बावजूद इंस्पेक्टर दीक्षित हेड कांस्टेबल के साथ नोट किए हुए एड्रेस पर पहुंच गए थे। तुम नहीं आ रहे शेरावत? यहीं गाड़ी में बैठे रहने का इरादा है? अरे सर, मैं क्या सोच रहा था कि अभी रात काफ़ी हो रही है और फिर इतना अंधेरा और घना कोहरा भी तो हो रहा है। अगर कोई इसका फ़ायदा उठा के हमारी गाड़ी लेकर निकल गया तो हमने तो दिक्कत ना हो जाएगी। इसलिए मैं क्या सोच रहा था कि मैं यहीं रुक जाता हूँ और आप जल्दी से अंदर अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाओ। तब तक मैं गाड़ी पर नज़र रखता हूँ। और फिर ठंड भी ज़्यादा हो रही है और हमारी तबीयत भी कुछ ठीक सी कोनी। ये अपनी बकवास बंद करो। किस चोर में इतनी हिम्मत आ गई कि वो पुलिस की गाड़ी को चुरा ले? क्या तुम भी शेरावत, काम चोरी का कोई ढंग का बहाना तो बना लेते। ये नाटक छोड़ो और चलो मेरे साथ। जी सर, यस सर, चलिए। अंदर जाने से पहले ये तो पता कर लें कि ये वही एड्रेस है ना जिस एड्रेस को तुमने नोट किया था? यस सर, ये वही एड्रेस है, मुझे पता है। अगर तुम्हें पता है तो फिर यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से चलो। क्या आप पुलिस ऑफिसर हो जिनको मैंने कॉल करके बुलाया है? जी हाँ, वही हैं। हमारे सीनियर अफसर भी हमारे साथ ही हैं। आप जल्दी से इस गेट ने खोल दो। हमारे सर जी ने ज़्यादा देर तक खड़े रहने की आदत कोई नहीं, समझे कि समझाऊँ? जी मैं अभी आता हूँ। सर जी देखो, यो कितना बड़ा घर से, अगर इस घर में किसी कोने में किसी ने मार के डाल दियो, साली महीनों तक लाश सड़ती रहेगी, किसी ने कुछ मालूम भी ना चलेगा। लाश को छुपाने के लिए तो इस घर में एक से एक बढ़िया जगह होगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं?
सर जी। घर तो सच में काफी बड़ा है, और हो भी क्यों ना। यहाँ के लोकल चेन ऑफ ज्वेलरी शोरूम के मालिक मिस्टर सत्यजीत चावला का जो है, और चावला जी को तो दिखावे का बहुत ज्यादा शौक है। मेरा मतलब था। अरे देखो सर जी, आप अब बता कि कौन आया ये बड़ा गेट खोलने। अरे बाप इसका मराता है या मारा, साला ने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मरने तो पूरा यकीन से कि इस बेटे ने ही अपने बाप को मार दिया होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इतने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखो और रोज एक गिलास अमृत का रस पिलाओ। देखो फिर अपने आप कैसे तोते की तरह सब कुछ बकेगा साला। अरे यार ये तो हद हो गई है सर, देखना आपने, ये तो अब तक कौन आया। मैं तो कह रहा हूँ कि हम भी चढ़ते हैं यहाँ से। जब बेटे ने बाप की ना पड़ी तो हमने क्या पड़ी है। चलते हैं घर और आराम से चाय पीकर रजाई में सो जाते हैं। तुम्हारे पास सोने के अलावा और कोई बात नहीं है करने को? तुम चश्मा तो नहीं लगाते ना? ना सर जी, मानी आके तो कते बढ़िया से एकदम 6x6। फिर तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि 2 लोग यहाँ हमारे पास ही आ रहे हैं? अपनी आंखों से नींद का चश्मा उतारो, तब तो तुम्हें कुछ दिखेगा। आ रहे से के आ रहे हैं। अरे सही कह रहे हो सर जी आप तो। अरे वो क्या कि कोहरा इतना ज्यादा सा है कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए मन ने दिखा को नहीं। नमस्ते सर, मैं अंकित चावला हूँ, और ये है हमारे यहाँ के कैटेकर मिस्टर। अभी मेरे पास इन सब फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो मैं खुद आपको अपने पास बुलाकर आपके पिछले से अगले जन्मों का हिसाब खुद ले लूंगा। अभी आप बस इतना बताइए कि लाश कहाँ पर है। यस सर, वो आपको रमेश जी ले जाएंगे। रमेश जी, आप साहब को पापा के कमरे तक लेके जाइए। हाँ, एक बात और, जब तक मैं डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहा होऊंगा तब तक आप घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा करो। जरूरत पड़ी तो मैं सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ रमेश जी, मुझे उस कमरे तक लेके चलो जहां पर लाश है। अरे एक मिनट, आप हेड कांस्टेबल है क्या? और के जी, मैं ही हेड कांस्टेबल हूँ। नाम के ही हेड कांस्टेबल है या कुछ काम भी करते हैं? जी ओ के मतलब है आपका? मेरा मतलब ये कि कैसे कैसे बदतमीज कांस्टेबल है आपके यहाँ पे। उनको पता नहीं है क्या कि लोगों से कैसे बात की जाती है? एसीपी डीसीपी भी इस तरीके से बात नहीं करते हैं। वो मैं उनको धमकाऊंगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे एक मिनट, आपकी आवाज तो उस बदतमीज कांस्टेबल से बहुत मिलती है। क्या नाम था उसका? हाँ, शेरावत। कहीं आप ही तो वो नहीं थे? अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ओके है कि वो बंदा हमारे गांव का ही है, इसलिए आवाज थोड़ी मिलती है। मैं उसने धमकाऊंगा ना अच्छे से जी। आपको आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे शेरावत, फिर से कहीं सो गए क्या? जल्दी चलो मेरे साथ। क्या नाम क्या लिया ऑफिसर ने आपका? शेरावत? अरे शेरावत ना, गहलावत। वो हमारे गांव में 2 ही कास्ट है ना, शेरावत और गहलावत। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो सर जी भड़क जावेंगे। गुस्सा बहुत खराब है उनका। अरे कहाँ रह गया था शेरावत? वो सर, मैं पूछ रहा था कि घर में कितने लोग हैं। हाँ तो बताओ कितने लोग हैं? सर वो घर में वो। अच्छा रहने दो, चलो अब जल्दी। यही रूम है क्या उनका? अच्छा ठीक है, फिर रमेश जी आप जा सकते हैं अब। ओ रमेश जी जरा रुको, वो जरा दूध कब थोड़ी सी चाय हो जाती तो बढ़िया होता। वो क्या है ना, सर्दी बहुत हो रही है ना, इसलिए। हो गया तुम्हारा? अब चलो अंदर। शेरावत जरा लाइट ऑन करना। जी सर। यो लाइट का स्विच कित गया, यो रहा। क्या हुआ शेरावत, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सर, डेड बॉडी, मैंने उस पर पैर रख दिया था। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने पहले कभी डेड बॉडी देखी ही नहीं। देखी तो है सर, पर मैंने कभी पैर न रखा ना उस पे। अब तुम ये ड्रामा छोड़ो और मेरी हेल्प करो, समझे या समझाऊं? जी सर, समझ गया। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या शेरावत? इसमें अजीब क्या है सर जी, सब कुछ सामने ही तो है। इस कमरे ने देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने पैसों के चक्कर में इसका खून कर दिया।
और भाग गया। नो, यू आर रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो ये कमरा आधा ही क्यों बिखरा है? मेरा मतलब, चोर को तो पूरी छानबीन करके ही यहाँ से भागना था ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ डेड बॉडी के आसपास की चीजें ही बिखरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई चोरी के मकसद से आया होता तो इसके हाथ में ये जो डायमंड रिंग है वो क्यों छोड़ देता? हो सकता है सर कि उसने देखा ना हो, जल्दी जल्दी में टाइम ही ना मिल पाया हो। चोर के पास चोरी के लिए हमेशा ही टाइम रहता है। मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच हाथापाई हुई हो। लेकिन अगर हाथापाई हुई भी होती तो कुछ तो निशान होते इस डेड बॉडी पर। यहां तक गीली हो गई हूं। अरे मैं तो आपके हंसने का इंतजार कर रहा हूं, मजाक कर रहा था। लगता है आपको मेरा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो क्या है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डार्क है। बाय द वे, नाइस इयरिंग्स मिसेस चावला, काफी महंगे लगते हैं। और ये है रमेश जी। ये मेरे पापा के खास नौकर थे। उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को ये खुद अपने हाथ से मैनेज करते थे। इनको सब कुछ मालूम रहता था, जैसे मेरे पापा कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ होंगे, किन से मिलेंगे। जिस बात की मुझे खबर नहीं होती थी उस बात की खबर इन्हें होती थी। ये तो मेरे पापा की एक तरह से परछाई थी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते रमेश जी। फिर तो मुझे लगता है कि आप इस केस को सॉल्व करने में हमारी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। आप जैसे लोगों की हम जैसे पुलिस वालों को तलाश रहती है। अगर हम आपको पुलिस स्टेशन पर बुलाकर आपसे कुछ सवाल पूछें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं साहब, हमको किस बात की दिक्कत। वेरी गुड। मुझे भी कुछ इस तरह के जवाब की ही उम्मीद थी। और आखिरी में बचा मैं हूं अंकित चावला। मैंने ही फोन करके आपको यहां पर बुलाया था। और मेरे ही पापा का आज रात को मर्डर हो गया है। तो क्या बस इतने ही लोग रहते हैं इस घर में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घर में रहने वाला बंदा घर से बाहर गया हो, कहीं किसी दोस्त के घर या किसी पार्टी में? जी नहीं सर, जितने भी लोग इस घर में रहते हैं सब यहीं पर हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो घर से बाहर हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके बारे में मुझे अभी जितना जानना था वो मैं जान चुका हूँ। अब मैं इजाजत चाहूंगा, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। मतलब अब आपको मेरी आदत डाल लेनी चाहिए। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। शरावत, गाड़ी निकालो, हमें यहाँ से चलना है। जी सर, चलो। इसके बाद अगली सुबह इंस्पेक्टर दीक्षित अपने केबिन में शेरावत के साथ बैठकर डेड बॉडी के पास मिले सामान को ध्यान से देख रहे थे। जो चीजें बरामद हुई थी उनमें से मिली हुई सारी चीजों में से कुछ चीजें ऐसी थी जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। बस इसी बात से इंस्पेक्टर दीक्षित परेशान दिख रहे थे। लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों का कुछ मतलब निकालने में लगे हुए थे। अरे सर, और कितनी देर लगेगी? कब से आप इन सारे चीजों ने देख रहे हो? इब तक कुछ ना मिला तो इब क्या मिल जाएगा? मारी मानो और छोड़ो अभी के लिए सब कुछ। मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में दोबारा देख लेंगे। सुबह से दोपहर हो ली पर अभी तो आपका घूरना खत्म ना होया। इब तो लंच का टाइम भी हो लिया सर जी। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ खा पी लो और फिर दोबारा देख लेना इन सब चीजों ने। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम जाओ, मैं बाद में खाना खा लूंगा। मुझे अभी भूख नहीं है। मुझे बस कुछ चीज़ों के वहाँ होने का मतलब नहीं समझ आ रहा है। तुम खुद सोचो, जो चीज़ें हमें बरामद हुई हैं उसमें से कुछ तो वहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे ये भूरे रंग के लंबे बाल और ये कान का झुमका, ये यहाँ पर क्यों है? हो सकता है कि ये झुमका कहीं मिसेस चावला का हो, लेकिन ये वहाँ पर आया कैसे? और फिर मिसेस चावला के बाल तो भूरे भी नहीं हैं, तो फिर ये बाल किसके हो सकते हैं? इन्हीं सब बातों ने मुझे कंफ्यूज कर रखा है। अरे सर, फिर एक काम करो ना, आप उस परछाई, मेरा मतलब रमेश को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते? वो आपके लिए इन सब सामानों को छाट के अलग कर देगा कि कौन सा सामान सत्यजीत चावला का से और कौन सा नहीं। जब सामान कम हो जाएंगे तो अपने आप ही मेहनत कम हो जाएगी और आपको फोकस करने में आसानी होगी। अरे वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे बहुत पसंद आया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो ठीक है, तुम अभी जाओ और रमेश जी को लेकर आओ। क्या अभी? हाँ अभी। सुना नहीं तुमने? जल्दी जाओ, इट्स एन ऑर्डर। जी साहब, अभी जाता हूँ।
अब हम अपनी केस की शुरुआत इस रमेश जी से ही करते हैं। देखते हैं ये रमेश जी सत्यजीत चावला के बारे में क्या क्या जानते हैं। डेड बॉडी के पास से इंस्पेक्टर दीक्षित को बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी, जिनमें कुछ चीजें तो ऐसी थी कि उनका वहां होना कोई मतलब ही नहीं बनाता था। कोई भी कड़ी आपस में जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। इसलिए इन सब कड़ियों को जोड़ने के लिए इंस्पेक्टर दीक्षित ने रमेश जी को लाने के लिए शेरावत को भेजा और शेरावत रमेश जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच भी गया। अब हम अपनी केस की शुरुआत इस रमेश जी से ही करते हैं। देखते हैं ये रमेश जी सत्यजीत चावला के बारे में क्या क्या जानते हैं। चलो सर जी, मैं सुन लेकर आ गया हूँ। अरे वाह शेरावत, तुम सच में इन्हें बड़ी जल्दी लेकर भी आ गए। फ्लाइट से गए थे क्या? ना सर जी, मैंने तो गाड़ी में प्लान बना दिया था। फतेह भगा के लेके गया था और उड़ा के लेके आया हूँ। पापी पेट का जो सवाल सा है, अब मैं जाऊँ क्या सर जी लंच करने? घड़ी भूख सी लग रही से। थोड़ी देर सब्र करो शेरावत, मुझे एक बार अपनी पूछताछ कर लेने दो। चंद सवाल हैं बस, उसके बाद तुम लंच और डिनर चाहो साथ में ही कर लेना। तुम्हारा इस पूछताछ में रहना बहुत जरूरी है। क्या पता तुम कोई ऐसी बात को पकड़ लो जो मेरे से मिस हो गई हो। के सर, आप भी मुझे डरने लग रहे हो? ऐसा तो कभी न हुआ। आप भी सर मजाक करते रहते हो। नो, आई एम सीरियस। जस्ट शट योर माउथ एंड लिसन केयरफुली। समझे या समझाऊं? कति समझ गया सर। मैं तो कति चुपचाप बैठ जाऊंगा, इतना कि आपने पता भी ना चले कि मैं यही हूँ। बस कहीं तुम खामोशी का फायदा उठा के भाग ना जाना। ना ना सर जी, मैंने सस्पेंड थोड़ी होना से। अरे रमेश जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। इस सवाल जवाब में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। आप कब तक खड़े रहेंगे? पैर दुखने लगेंगे आपके। जी सर। और तुम शेरावत, तुम सब कुछ नोट करते रहना। डायरी और पेन तो है ना तुम्हारे पास? जी सर है। एक मिनट, यही जेब में होना चाहिए। अरे कहाँ गया? मिला या नहीं? बस सर, मिलने ही वाला है। बस एक मिनट। ओह गॉड, ये लो और जल्दी से नोट करना शुरू करो। हाँ तो रमेश जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बस इसलिए बुलाया है कि आप हमारे लिए इन सब सामान को पहचानने में हमारी मदद कर सको। ये सब कुछ सामान हमें डेड बॉडी के पास मिला है, जो अभी आपके सामने रखा हुआ है। आपको बस इतना करना है कि हमें ये सब सामान पहचान के बताना है कि इनमें से कौन सी चीज डेड बॉडी की है, मेरा मतलब सत्यजीत चावला की है। क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? क्या आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। आपको जो पूछना है, जैसे पूछना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वेरी गुड रमेश जी। वैसे अगर आपका मन ना भी होता ना, हम तब भी आपसे सवाल तो करते ही। अब ये काम ही ऐसा है, अब इसमें किसी की मर्जी तो चलती नहीं है ना। वो तो मेरा काम था फॉर्मली एक बार पूछ लेना। बाकी आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो अब मैं एक एक करके आपके सामने इन पैकेट में बंद सामान को उठाऊंगा और आपको बताना होगा कि ये डेड बॉडी मेरा मतलब सत्यजीत चावला का है या नहीं। जी बहुत अच्छा साहब, आप पूछिए। सबसे पहले ये देखिए, ये एक पेन है, एक गोल्ड प्लेटेड फाउंटेन पेन। क्या ये पेन सत्यजीत चावला का है? जी साहब, ये पेन सत्यजीत सर का ही है। वो हमेशा इस पेन को अपने पास ही रखते थे। उन्हें ये पेन बहुत पसंद था। वेरी गुड। और ये सोने की अंगूठी और ये पर्स, क्या ये भी सत्यजीत चावला का है? हाँ सर। और सर, ये इंसुलिन के इंजेक्शन्स के वायल्स भी यहाँ जो मेरे सामने रखे हैं, वो भी सत्यजीत सर के ही हैं। वो डायबिटिक थे, उन्हें रेगुलर इंसुलिन के शॉट्स की जरूरत पड़ती रहती थी, इसलिए वो हमेशा ही अपने साथ इंसुलिन का इंजेक्शन रखते थे। अच्छा, तो ये डायरी? सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद आपको सब कुछ देखकर बता देता हूँ कि कौन सी चीज सत्यजीत सर की है और कौन सी नहीं है। आपका टाइम भी बच जाएगा और मेरा भी। ऐसे एक एक चीज दिखाने में तो आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं,
आप मुझे जल्दी से देखकर बता दीजिए कि इनमें से कितना सामान डेड बॉडी का है। सर फाउंटेन पेन, अंगूठी, पर्स और इंजेक्शन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब बची ये डायरी, ये वॉच और ये कंडोम भी सत्यजीत सर का ही है। क्या कंडोम भी? देखा सर जी, बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं सत्यजीत जी। इस उम्र में भी मर्दानगी बरकरार थी। रमेश जी, पूछताछ के बाद आप मुझसे मिलना, थोड़ा आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी थी। बस शरावत, हद में रहो अपनी। बस इतना ही? आपको पक्का पता है कि ये जो बाकी सामान बच गया है वो सब डेड बॉडी का नहीं है? जी सर, मुझे पक्का पता है, और बचे हुए सामान में से कोई भी सत्यजीत जी का नहीं है। जी, चलिए हम उस बात पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। आप थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइए। जी, क्या जानना है आपको मेरे बारे में? रमेश जी, वैसे तो मुझे सब कुछ जानना है, इसलिए शुरू से शुरुआत करते हैं क्या? क्योंकि ऐसा तो बॉलीवुड की फिल्मों में ही होता है। अगर ये चीख चीख कर कहता तो हम इस इयरिंग से ही ना कोर्ट में गवाही दिलवा देते कि मर्डर वैशाली या जो भी उसका नाम है उसने ही किया है। तो क्या सर आप इस सबूत को नजरअंदाज कर देंगे? ऐसा मैंने कब कहा? ये एक बहुत क्रूशियल एविडेंस है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर इससे वो सिर्फ शक के घेरे में आती हैं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। इस सबूत से हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन पर बुला लें। पर जब तक आप हमें कोई और डिटेल नहीं देते, अभी एक तरह से वो सेफ जोन में हैं। फॉर नाउ ऑफ कोर्स, आगे का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी सर, मुझे अभी याद आया, एक बात और हुई थी जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। कौन सी बात? तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी बताइए। उस दिन दोपहर में सत्यजीत सर और वैशाली का झगड़ा हो गया था। वो दोनों कमरे के अंदर थे, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब वो बाहर आई तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। इतने गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने सत्यजीत सर से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। उस दोपहर में झगड़ा हुआ और रात तक उसका खून भी हो गया। ये सब सुनकर ये मालूम चलता है कि चावला और वैशाली दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे, एक साथ बेड भी शेयर करते थे। और एक जवान लड़की एक अमीर बुढ़े के साथ ये सब क्यों करेगी? जाहिर है ये प्यार तो होगा नहीं। प्यार करने के लिए तो उसके पीछे लड़कों की लंबी लाइन होगी। तो बात आती है पैसे पर। ये पैसा ही था जो दोनों को आपस में साथ रखे हुए था, और फिर दोनों में झगड़ा क्यों होगा? पर सोचने वाली बात है, कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही क्यों हलाल करना चाहेगा? ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब मुर्गी सोने के अंडे देना बंद कर दे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है शरावत? अरे सर जी, यो मुर्गे मार्गे की बात ना करो इस टाइम। मने घड़ी भूख लग रही से, जो मुर्गे की बात सुनकर तो मन ने बटर चिकन खाने का जी कर गया। तुम तो बस खाने की ही बात करते रहते हो। बस थोड़ी देर और सब्र करो, फिर जो मर्जी खाना है खा लेना। तो रमेश जी, आप ये बताइए कि सत्यजीत सर का कोई वकील है क्या? क्या हाल ही में उन्होंने अपनी कोई बिल बनवाई है? जी, विल का तो नहीं पता, लेकिन वकील जरूर है। आप चाहें तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूं। अगर आपको लगे तो उनसे सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, आप नंबर शरावत को नोट करवा दीजिए। शरावत, नंबर नोट करो, और हाँ, ध्यान से करना। जी सर जी। डेड बॉडी का सामान तो सब आइडेंटिफाई हो गया। अब बच गया एक नाखून, एक रुमाल, एक छोटा डायमंड और एक सेंटेड कॉटन बड। और भी कई सारे क्लू हैं हमारे पास जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे सर्दी की रात में भी मीनाक्षी चावला की आस्तीनों का गीला होना, और कुछ अनजाने से फिंगरप्रिंट्स और कुछ ब्लड सैंपल्स का मिलना। ये सारी चीजें अपने आप में ही एक कहानी कह रही हैं, बस इन कहानियों को पढ़ना बाकी है। तो अब ये सारे क्लूज ही इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करने वाले हैं। अब मैं शुरुआत अपने सबसे पहले क्लू इयरिंग से करूंगा, और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सी कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। और ये समझाने में मेरी मदद ये वैशाली करेगी। शेरावत,
नंबर नोट हो गया क्या? जी सर, हो गया। तो जाओ और रमेश जी को घर छोड़ो और फिर तुम लंच भी कर लेना। उसके बाद हमें इस वैशाली से भी निपटना है। इंस्पेक्टर दीक्षित अब यही सोच रहे थे कि इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से करें, और रमेश जी ने उन्हें यह शुरुआत दे दी थी। मिस वैशाली बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी, और इंस्पेक्टर दीक्षित ने अपनी शुरुआत वैशाली जी से करने की सोची। तो इंस्पेक्टर दीक्षित ने शेरावत को वैशाली को पुलिस स्टेशन लाने को भेजा। इंस्पेक्टर दीक्षित को वैशाली पर ही सबसे ज्यादा शक हो रहा था, पर अब देखना था कि उनके इस शक को यकीन में बदलने में कितना वक्त लगता है। आओ मैडम जी, आओ, हमारे पीछे पीछे आ जाओ, आराम से आना जी। आओ मैडम जी, आइए। ओए, सामने से हट जा, देखना रहा मैडम जी आ रही से। साला, मैडम जी को जरा से भी लग जाएगी तो सस्पेंड करा दूंगा। अरे कोई बात नहीं सहरावत जी, इनको सस्पेंड तो मत करिए आप। अरे मैडम, ये लोग सुनते ना हैं, सालों को जब तक डांट न दो तब तक कुछ करते ना से। इब मना देख लो, मैं घना अलर्ट रहा सु ड्यूटी पे, पर साले ये ना रहते, नींद में रहे सबके सब ससुरे। कोई बात नहीं, आप उस काम के लिए चलिए जिसके लिए आप मुझे थाने में लेकर आए हैं। अरे मैडम, मने भी ऐसा करना बढ़िया तो ना लगे, पर के करूँ, ड्यूटी भी तो करने से। हमारे सर जी बड़े स्ट्रिक्ट से, जब वो केस सॉल्व करे है ना तो टाइम ना देखते। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो चलिए। जी आइए, मेरे साथ आइए। हाँ, आ गए शेरावत? ले आए क्या मिस वैशाली को? जी सर, गर्दन उठा के तो देखो जी, मैं ले आया। अच्छा, अरे हाँ, तो आप वहां दूर क्यों खड़ी हैं? यहाँ आके बैठिए। हाँ तो वैशाली जी, माफ करिएगा, मुझे आपको यूं अचानक बुलाना पड़ा। वो क्या है कि मैं जब किसी केस पे काम करता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई परेशानी नहीं हुई। असल में मुझे तो बहुत मजा आया। आपके इन हवलदार साहब ने बहुत ख्याल रखा मेरा। हवलदार नहीं जी, हेड कांस्टेबल मैडम। हाँ वही, हेड कांस्टेबल साहब। वाह शेरावत, पहली बार तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा है। लगता है बहुत ख्याल रखा है तुमने मिस वैशाली का। अरे रखते क्यों ना सर जी, हम दिल्ली पुलिस है, जो काम करते हैं दिल से करते हैं। अरे ऐसा ना कहो शेरावत, फिर इस हिसाब से तो लंदन पुलिस तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। अरे सर, आप भी जोक मारने लग गए। आप बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर आप जा सकती हैं। मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले ये बताइए, आप सत्यजीत चावला को कैसे जानती थी? जी मैं उनसे प्यार करती थी और हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले थे। हमने तो लगभग सारी तैयारी भी शुरू कर दी थी। के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। ये लीजिए, ये रहा स्टैम्प पैड और ये रहा पेपर। यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा दीजिए। ओके, सभी उंगलियों के ना? हाँ, सभी उंगलियों के। हाँ, बस ऐसे ही आराम से लगा दीजिए। हाँ, हो गया। देखा कितना आसान था। हाँ हो गया। क्या और कुछ भी है जो मुझे करना होगा? ओके, थैंक्स वैशाली जी, मुझे जितने सवाल आपसे करने थे कर लिए। अब आप जा सकती हैं। आपको शरावत छोड़ देगा। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। शरावत, तुमने उसके उंगलियों को देखा? हाँ सर जी, देखा ना, बहुत खूबसूरत थी। अरे इडियट, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि उसके नाखून देखे, सारे ठीक थे, कोई भी नाखून टूटा हुआ नहीं था। मैंने सोचा था कि जो नाखून हमें मिला है वो इसी का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नाखून वैशाली का नहीं है। अगर उसका नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? हाँ सर जी, ये तो सोचने वाली बात से है। शरावत, पता नहीं क्यों ये मुझे जरूरत से ज्यादा चालाक लग रही है। सुनो शरावत, अगर अपना कोई कबूतर खाली हो तो इसके पीछे लगाओ। लगता है हमको इस पे नजर रखनी पड़ेगी। जी सर जी, सारा काम हो जाएगा। और ये विल
मुझे लगता है ये विल बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस केस में। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विल ही हमारी मदद करेगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में। शेरावत, चलो इस वकील से मिलके आते हैं। हेड कांस्टेबल शेरावत और इंस्पेक्टर दीक्षित दोनों सत्यजीत चावला के वकील से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो तो किसी केस के सिलसिले में कोर्ट गए हुए थे। इंस्पेक्टर दीक्षित ने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से सत्यजीत चावला के बंगले को जाकर चेक करे कि कहीं कमरे में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान तो नहीं है। ये सोचकर उन्होंने अपनी गाड़ी सत्यजीत चावला के बंगले की तरफ मोड़ ली, पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वहां एक नया चेहरा दिखाई दिया। जी बोलिए, आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर दीक्षित हूँ और मैं हूँ हेड कांस्टेबल शेरावत। तुमसे किसी ने पूछा? यार तुम हमेशा बीच में क्यों बोलते हो? हाँ जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रोशनी। मैं सत्यजीत चावला के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार यहाँ नहीं देखा था। वो मैं सत्यजीत चावला की पोती हूँ, वो मेरे दादाजी थे। क्या? ओके ओके, अच्छा आपके पापा अंकित चावला हैं क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी हैं, अंदर ही हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बोलिए कैसे आना हुआ? और आप अभी तक बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तो आइए। नहीं, फिलहाल मेरा काम घर के अंदर का नहीं है, घर के बाहर का है। क्या मतलब आपका? आइए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा फिर चलिए। शानदार बंगला है आपका। इतना खूबसूरत घर तो सी ब्लॉक में शायद ही किसी का हो। दूर से तो ये किसी किले जैसा लगता है। हाँ ठीक कहा आपने। ये घर मेरे पिताजी जब गांव से दिल्ली में आए थे तब बनवाया था उन्होंने। काफी खर्चा किया होगा ना इस घर पे? हाँ किया तो था। पापा कहते थे कि उन्होंने लगभग 30 करोड़ लगाए थे इस घर में। दरअसल उस रात कोहरा होने से मुझे कुछ भी ठीक से दिखा नहीं था, लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बंगला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह? जी ये पिताजी ने ही इस बंगले को खास ऐसे ही बनवाया था ताकि वो घर के एक हिस्से में अकेले रह सके। उन्होंने ही इस घर को कुछ इस तरह से बनवाया है ताकि घर के 2 हिस्से हो जाएं, और ये 2 हिस्से एक कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस बंगले के 2 अलग एंट्रेंस है, एक जिससे आप अभी अंदर आए और दूसरा जिसे पापा इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? उनको आपके साथ रहने में परेशानी थी क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसे ही थे। जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते थे। अच्छा, गेट के एंट्रेंस पर तो सीसीटीवी कैमरा तो लगे ही होंगे ना? तो आपके मुझे मर्डर वाले दिन की सीसीटीवी दे सकते हैं? हाँ एक एंट्रेंस पर है, लेकिन पापा वाले दूसरे एंट्रेंस पर नहीं। मतलब जिस एंट्रेंस को सत्यजीत चावला इस्तेमाल करते थे वहां पर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है। आपने वहां पर सीसीटीवी नहीं लगवाया था क्या? मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन पापा को लगता था कि मैं उनकी जासूसी करवाने के लिए कैमरा लगवा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे लगाने ही नहीं दिया। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं आपके पिताजी। क्या उनको आप लोगों से कोई लगाव नहीं था क्या? नहीं ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा, पर वो बस ऐसे ही थे। फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता होगा कि उनसे कब कौन मिलने आ रहा है। जी सर, बिल्कुल नहीं पता चलता था। उनसे मिलने के लिए लोग बंगले के फ्रंट साइड से आते थे, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता था। अच्छा एक और बात, आपने उस दिन बताया नहीं कि आपके घर में आपकी एक बेटी भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस वालों से बातें नहीं छुपानी चाहिए। बातें छुपाना आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस दिन सच में घर में नहीं थी, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो घर पर आई हुई है कुछ दिनों के लिए। वैसे वो अडॉप्टेड है। हमने उसे अडॉप्ट किया था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी हमें जब बच्चा नहीं हुआ तो। ओह आई सी। वैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आप यहाँ घर की खूबसूरती निहारने तो नहीं आए होंगे, तो आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं यहाँ ये देखने आया था कि कहीं कोई फोर्स्ड एंट्री के तो कोई निशान नहीं है ना। लेकिन सब कुछ देखने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा।
मिस्टर चावला के रूम के और आसपास कैसा कोई साइन नहीं दिखा, और घर के बाकी हिस्सों में भी। तो अब ये साफ हो जाता है कि उनका कत्ल करने वाला घर का ही कोई मेंबर है, और वो कोई भी हो सकता है, आप भी। व्हाट? क्या मतलब? क्या आपका? मैं तो ऐसा कुछ अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, पर ऑनेस्टली टेलिंग, शक के घेरे में तो आप भी आते हैं। मैं नहीं, ऐसा कैसे? मिस्टर अंकित चावला, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, क्योंकि अब आपको घबराना चाहिए। बस ऐसा कुछ काम मत करिएगा जिससे हमारा शक और भी गहरा हो जाए। जी, किस तरह के काम की बात कर रहे हैं आप? यही मतलब अंडरग्राउंड हो जाना, शहर छोड़ देना, पुलिस को गुमराह करना, कुछ इस तरह की हरकतें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे बैक साइड के एंट्रेंस की तो सीसीटीवी फुटेज होंगे ना आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल है। तो हमें वो चाहिए होंगी। जी जरूर, मैं शेरावत जी को दे दूंगा। वेरी नाइस। और एक सवाल, आप किसी वैशाली को जानते हैं? जी, आपको कैसे पता चला वैशाली के बारे में? हम पुलिस वाले हैं भाई, हमारा काम ही है गड़े मुर्दे उखाड़ना। लेकिन आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दीजिए। क्या आप किसी वैशाली को जानते हैं? जी हाँ, मैं एक वैशाली को जानता हूँ। उसने मेरे पापा को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा था। यही कारण था कि वो हमसे और भी ज्यादा दूर हो गए थे। हम हाई क्लास वालों को हमेशा से ही ऐसे मौका परस्त से बच के रहना चाहिए, लेकिन मेरे पापा इन सब बातों को समझते ही नहीं थे। क्या आपको पता था कि वो दोनों शादी करने वाले थे? क्या शादी? क्या वो दोनों शादी करने वाले थे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा कुछ ऐसा भी करने की सोच सकते थे। मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्या आपके पिताजी के वैशाली से पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप रहे हैं? ये किस तरह का सवाल है? क्या इस तरह का सवाल जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मिस्टर अंकित। क्या पता, हो सकता है कि आपके पिताजी की किसी पुरानी माशूका ने ही उन्हें मार डाला हो। हम कोई भी एंगल मिस नहीं कर सकते ना। जी, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो रमेश जी से पूछ सकते हैं। क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके पिताजी यानी मिस्टर सत्यजीत चावला ने हाल ही में अपनी वसीयत बनवाई थी? आज का दिन एक बड़ा दिन होने वाला था, क्योंकि आज ही मरहूम सत्यजीत चावला की वसीयत सुनाई जाने वाली थी। तो अब सवाल था कि ये वसीयत इस उलझे हुए केस पर रोशनी डालेगी या फिर इस केस को कोई नया ही रुख दे देगी। तो इंस्पेक्टर दीक्षित और हेड कांस्टेबल शेरावत ने बिना कोई देरी किए गाड़ी निकाली और सत्यजीत चावला के बंगले पर पहुंच गए। आइए इंस्पेक्टर दीक्षित, आइए। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे साहब, हम भी सर के साथ ही खड़े से। हमसे नमस्ते तो ना बोली आपने। ओह शेरावत जी, माफ कीजिए, आप भी अंदर आइए। चलिए चलिए। अरे यार, साला अपनी कोई इज्जत ना करता। कुछ कहा क्या तुमने शेरावत? अरे सर, मैं तो कह रहा था कि आपकी तो घनी इज्जत से। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपसे किसी की नजर ही ना हटी। शट अप, कुछ भी बोलते रहते हो। मैं कोई लड़की हूं जो नजर नहीं हटती? जी सर जी। व्हाट? जी, हमारा मतलब जी नहीं सर जी। जस्ट शट अप शेरावत। जी सर जी। चावला साहब, हमने आपको इंतजार तो नहीं करवाया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अभी तो वकील साहब आए थे और फिर उसके तुरंत बाद आप भी आ गए। हम सब हॉल में बैठे हैं, तो आप भी वहीं चलिए। ऑब्वियसली, जब वसीयत वहीं सुनाई जा रही है तो मैं कहीं और जाके क्या करूंगा? ओह यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे आप सब अचानक ऐसे चुप क्यों हो गए? कोई भूत देख लिया क्या? अरे सर, अभी तो आपको ही देखना है इन्हें। आपकी पर्सनालिटी भी। शट अप शेरावत। हैव अ सीट प्लीज। अरे चावला जी, जरा आप थोड़ा 2 कप चाय का इंतजाम करा देते तो घना बढ़िया होता। वो क्या है कि सर्दी का मौसम है ना, चाय पीने से गर्मी बनी रहे से। जी जी बिल्कुल सर, इन सब का ख्याल रमेश जी रख रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए।
हमारे यहाँ मेहमानों का ख्याल अच्छे से रखा जाता है। बहुत बढ़िया बात सही हो तो धन्यवाद चावला साहब। अरे मिस रोशनी, कैसी हैं आप? मैंने सुना आप हॉस्टल में पढ़ती हैं। यस सर, यस यू आर राइट, मैं हॉस्टल में ही पढ़ती हूँ। बट हाउ डू यू नो? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी हॉस्टल में ही पढ़ा हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। कौन से स्कूल में थे आप? कहीं आप मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़ते थे ना? वैसे आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? मैं तो गंगा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। ओ, आई वॉज इन JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। JNV? पहले कभी नाम नहीं सुना। अच्छा, नॉट अ बिग डील। नहीं सुना तो, पर काफी अच्छा बोर्डिंग स्कूल है वो। ये आपके नेल्स क्यों इतने बड़े हुए हैं? बोर्डिंग स्कूल में अब क्या ये सब अलाउड हो गया है? नो नो, अलाउड तो नहीं है, लेकिन मैं सीनियर क्लास में हूँ ना, और स्कूल की हेड गर्ल भी हूँ, इसलिए मुझे इतनी छूट तो है। अरे वाह, आप हेड गर्ल भी हैं? पता है, मैं भी कभी हेड बॉय रह चुका हूं अपने स्कूल में। पर आपने नोटिस किया कि आपका एक नाखून मिसिंग है, लेफ्ट हैंड का। मिसिंग है? अरे हाँ, मैंने अभी नोटिस किया। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? वो क्या है कि मेरा काम ऐसा है कि मेरी आदत सवाल पूछने की हो गई है। ऑफ कोर्स, पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, ये आपका नेल कैसे टूटा? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? हाँ, अब हेड गर्ल को तो बहुत सारा काम होता है ना, तो टूट गया होगा। यस ऑफ कोर्स, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं समझ सकता हूँ। अब आप क्या सोचने लगे? नथिंग इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था कि वसीयत सुनने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है। अब तक तो शुरू हो जाना चाहिए था। रोशनी से बात करते करते इंस्पेक्टर दीक्षित ने कुछ ऐसा देख लिया कि वो गहरी सोच में पड़ गए। जिस नाखून की गुत्थी उनसे सुलझ नहीं रही थी, उसे सुलझाने का उन्हें एकदम नया पहलू मिल गया था। वो ये सब सोच ही नहीं रहे थे कि तभी कदमों की आहट ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। ये लीजिए इंस्पेक्टर, चाय चाय लीजिए। अरे रमेश जी, पहले आप मुझे नहीं, शेरावत को दीजिए। मैंने सबसे पहले उन्हें ही दी है, आप लीजिए। अब बस कुछ ही देर में वसीयत पड़ी जाएगी। जी, शुक्रिया आपका। अरे ये देखिए, लॉयर आ गए हैं बिल के साथ। क्या सब लोग आ गए हैं? जी, सब लोग आ गए हैं, आप शुरू कीजिए। ठीक है, तो मैं लेट सत्यजीत चावला जी की वसीयत का वो जरूरी हिस्सा पढ़ देता हूं जिनसे आप लोगों का सीधा वास्ता हो सकता है। तो इस वसीयत के हिसाब से लेट श्री सत्यजीत चावला ने अपनी सारी संपत्ति, जिसमें ये बंगलो, उनके शोरूम्स, उनके गांव दरियापुर में जितनी भी जमीन और घर हैं, और अपनी सारी बैंक बैलेंस का नॉमिनी श्री रमेश श्रीवास्तव को बनाया है। और अगर विल को सबके सामने सुनाने के बाद रमेश श्रीवास्तव को कुछ होता है तो उनकी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम में चली जाएगी और उनके परिवार में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या रमेश के नाम कर दी? अरे क्या कह रहे हैं आप? जरा ठीक से पढ़िए ना। मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल ठीक से ही पढ़ रहा हूँ। अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो वसीयत बदल नहीं जाएगी। मैंने आपको वही बताया है जो इसमें लिखा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये उस बुढ़े ने क्या कर दिया? इस नौकर के नाम सब कुछ कर दिया। हम तो कहीं के नहीं रहे। अरे सर, यो क्या हो गया? यो तो किसने भी ना सोची होगी। यो बुढ़ा केक करके चढ़ा गया इनके साथ। बुढ़े ने तो सबको सड़क पर लाकर तर दिया, एक नौकर को मालिक बना गया यो तो। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है शरावत, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आखिर एक नौकर के नाम पर वो अपना सारा एम्पायर क्यों करके चले गए? क्या उनको अपने खून से ज्यादा भरोसा अपने नौकर पे था? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये सत्यजीत चावला तो हर दिन इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब तो इनके बारे में भी सब कुछ मालूम करना पड़ेगा, एक एक बात। सही कह रहे हो सर जी आप। इस बुढ़े की तो कब्र खोदनी पड़ी दिखे अब। तो चावला जी, अब मुझे चलना चाहिए। जिस काम के लिए मैं आया था वो तो हो गया। बिल सुनने के बाद आई एम शॉक्ड।
फॉर वन थिंग आई नोटिस्ड कि आपने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से ही वसीयत के बारे में पता था? नो इंस्पेक्टर, आई एम रियली शॉक्ड राइट नाउ। मैं कोशिश कर रहा हूं उस पर विश्वास करने की जो मैंने अभी अभी सुना। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि अभी अभी हुआ क्या। इसलिए इंस्पेक्टर दीक्षित, सॉरी बट आई थिंक यू शुड लीव नाउ। यस ऑफ कोर्स, अब हम चलते हैं। सत्यजीत चावला की वसीयत को सुनने के बाद सच में यह विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उन्होंने अपनी सारी दौलत अपने एक मामूली से नौकर को दे दी थी। पर अब इंस्पेक्टर दीक्षित ने सारी कड़ियां धीरे धीरे जोड़नी शुरू कर दी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि एक कड़ी अभी भी जोड़ना बाकी है, और वो आखिरी कड़ी बनी वैशाली का फोन रिकॉर्ड। सर जी, सर यो देखो मैं क्या लेके आया हूं। क्या हुआ शेरावत? कहीं अपनी बीवी के हाथ के राजमा चावल तो नहीं लेकर आए? अगर ऐसा है तुम अकेले खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। अरे नहीं सर जी, लाया तो मैं कड़ी चावल हूँ। अरे उससे भी खास बात यो से है कि मैं वैशाली जी के कॉल रिकॉर्ड लेके आया हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मने के मिला से। अच्छा, ऐसा क्या मिला है तुम्हें? सर जी आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने बता दी तो। अरे यार, अब बताओ भी। सर जी देखो, जिस रात ने सत्यजीत चावला का मर्डर हुआ था ने, उस दिन दोपहर के टाइम में वैशाली के पास सत्यजीत चावला के लॉयर का फोन भी आया था। सर जी अपने याद तो है ना कि यो वो वैशाली है जिसके साथ सत्यजीत चावला रात बिताया करते। याद आई आपने? व्हाट? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? और मुझे याद है कि ये वैशाली कौन है। लाओ मुझे खुद देखने दो। हाँ, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैशाली ने लॉयर से बात की है पूरे 5 मिनट तक। अरे सर जी अभी तो और झटका लगने वाला से आपने। नीचे देखो, यो वैशाली और अंकित चावला भी एक दूसरे से काफी समय से बात कर रहे थे। क्या ये एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं? शेरावत, लगता है ये केस जल्दी ही सॉल्व होने वाला है। इंस्पेक्टर दीक्षित और कांस्टेबल शेरावत दोनों ने फोन रिकॉर्ड से मिली जानकारी के बाद भी काफी छानबीन की और वैशाली के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए। इंस्पेक्टर दीक्षित को लग रहा था कि वो केस को सॉल्व करने के काफी करीब आ गए हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वैशाली को इंटरोगेट करने का मन बनाया। ये वही वैशाली थी जो लेट सत्यजीत चावला के साथ रातें बिताया करती थी। तो कुछ ही देर में शेरावत वैशाली को लेकर हाजिर हो गए। जी क्या पूछना है आपको? वैशाली जी, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? कुछ अनकंफर्टेबल सी लग रही हैं आप मुझे। क्या शेरावत आपको पुलिस स्टेशन तक ठीक से लेकर नहीं आया? ना सर जी, मैं तो कतई प्यार से लाया सुई ने, पर मैडम का ही थोड़ा मूड खराब सा लागे से। तो वैशाली जी, आप कुछ लेंगी, ठंडा गरम कुछ? क्योंकि आज यहाँ आप हमारी मेहमान बन के आई हैं, और मेहमानों की खातिरदारी तो हम दिल खोल के करते हैं। जी सर जी, अरे यो पुलिस स्टेशन तो सबका ससुराल से है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन। गरम तो नहीं, लेकिन क्या पता आपको कुछ ठंडा पीने का मन कर जाए, क्योंकि मेरे साथ समय बिताने पर अक्सर लोगों के गले सूखने लगते हैं। आपके पास अब भी मौका है। अगर आपको कुछ ठंडा चाहिए तो हम मंगवा सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम कार्यवाही शुरू कर देंगे तो फिर। जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। यू डोंट हैव टू वरी वैशाली जी, बस आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर हमें आपके जवाब समझ में आए तो आप यहाँ से बेझिझक जा सकती हैं। हम खुद आपको आपके घर तक छोड़ कर आएंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकती? अब आप यहाँ से जाने वाली हैं या नहीं, ये तो मेरे पूछे गए सवालों के जवाब पे डिपेंड करता है। अगर आप सब कुछ सच सच बता देंगी और हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी तो हम भी वादा करते हैं कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप अंकित चावला को जानती हैं? अंकित चावला? Why? I mean, yes I know him. वो
सत्यजीत चावला के बेटे हैं। मेरा उनसे ज़्यादा कुछ कांटेक्ट नहीं था, बट यस, मैं उनको अच्छे से नहीं जानती। हाँ, इतने दिनों में कभी कभार ही मिली हूँ उनसे। मुझे लगता है कि वो मुझे खास पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं उनसे दूर ही रहने में अपनी भलाई समझती थी। सुना शेरावत, ये अंकित चावला को नहीं जानती हैं। तुम नोट तो कर रहे हो ना? जी सर जी, मैं तो सारी बातों नो नोट करूँ सू। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं एकदम अलर्ट सू। देखिए वैशाली जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप सवालों के जवाब ऐसे देने होंगे कि मुझे समझ में आए, बट आपने तो पहले सवाल का ही जवाब गलत दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, I'll give you one more chance। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। आप ये बताइए कि आप सत्यजीत चावला से कैसे मिली थी? मुझे ये फिर जानना है क्योंकि मेरे दिमाग से बात निकल गई है। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं उनसे पार्टी में मिली। मुझे मेरी फ्रेंड अंशिका ने वहाँ इनवाइट किया था। दिस इज अ लाई, झूठ, एकदम झूठ। आपको वहां उस पार्टी में आ दिया था तो उस बेचारे ने वैसा ही किया जैसा आपने उससे करने को बोला। और जब आपको मालूम चला कि सत्यजीत चावला ने अपनी सारी दौलत एक मामूली से नौकर रमेश के नाम पर कर दी और आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, तो आप एकदम आग बबूला हो गई। आपके सर पर खून सवार हो गया। आप इतनी बौखला गई कि आपको पता भी नहीं चला कि आप क्या कर रही हैं। तो आप सत्यजीत चावला से मिलने पहुंच गई और वहां पहुंचकर आप उनसे झगड़ने लगी कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप वहां पूरा मन बनाकर आई थी कि आप उन्हें वहीं पर खत्म कर देंगी, वहीं उनकी कहानी पर फुल स्टॉप लगा देंगी। लेकिन रमेश के होने के कारण आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाई और गुस्से से भरी हुई वहां से बिना कुछ किए चली गई। नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आई एम नॉट डन येट। आप अपने घर तो पहुंच गई, पर आप ये बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी कि अपना इतना टाइम और अपना सब कुछ सत्यजीत चावला पर लुटा देने के बाद भी आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। आपको अपनी जिंदगी संवारने का एक आखिरी मौका भी अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था और आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप सत्यजीत चावला से बदला लेना चाहती थी। उन्होंने जो आपके साथ किया था उसका हिसाब चुकता करना चाहती थी। तब आपने फैसला किया आप उनका खून करेंगी। आप मुझ पर ऐसे ही कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकते इंस्पेक्टर। आपको अपनी बात साबित भी करनी पड़ेगी। ये इल्जाम नहीं, सच है वैशाली जी। फिर उसके बाद आपने रात होने का इंतजार किया क्योंकि आपको पता था कि डिनर के बाद रमेश अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर उसके बाद आधी रात को आप सबकी नजर बचाती हुई उनके बंगले में घुसी और सत्यजीत चावला के कमरे में गई और वहां पहुंचकर आप दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। और उसी बीच जब आपको महसूस हुआ कि कहीं ये बाहर ना निकलकर भाग जाए तो आपने पास में ही रखे इलेक्ट्रॉनिक लैंप से उनके सर पर एक के बाद एक कई वार किए और उन्हें जान से मार दिया। क्यों, यही हुआ था ना? अब आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि आपने सत्यजीत चावला का खून अपने ही हाथों से किया है। आपके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। ये क्या कहानी सुना रहे हैं आप? ये सब झूठ है, बकवास है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सत्यजीत चावला को नहीं मारा। नो। आपके चिल्लाने से सच्चाई दब नहीं जाएगी वैशाली जी। सच तो एक बीज जैसा है। आप चाहे उसे धरती के कितना भी नीचे दबा लें, एक ना एक दिन वो अंकुरित होके बाहर निकल ही आता है। आप एक मौका परस्त इंसान हैं। आप जैसी लड़कियों का यही पेशा होता है। आप हमेशा ही किसी अमीर और अकेले आदमी की तलाश में रहती हैं। चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती हो और फिर जब वो तुम्हारे गिरफ्त में पूरी तरह से आ जाते हैं तब तुम उन्हें ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूलती हो। और जब चीजें तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो तुम वही करती हो जो तुमने सत्यजीत चावला का किया, उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं, मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने उनका खून नहीं किया है। मैंने उनको नहीं मारा क्योंकि जब मैं वहां गई थी तो वो पहले से ही मरे हुए थे। क्या आप कहना क्या चाहती हैं? पहले से ही मरे होने का क्या मतलब? जी इंस्पेक्टर दीक्षित, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं उस रात को वहां गई थी, ये सच है, लेकिन मैंने उनको मारा नहीं था क्योंकि वो वहां पहले से ही मरे हुए थे। He was already dead।
इंस्पेक्टर दीक्षित ने अपने तीखे सवालों से लेट सत्यजीत चावला के बेहद करीबी वैशाली को इतना कमजोर कर दिया कि वो मजबूर होकर सब कुछ सच सच कबूल कर ले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वैशाली, जो अब तक सब कुछ नकारती हुई आई थी, उसने मान लिया था कि वो उस रात सत्यजीत चावला के घर पर गई थी। लेकिन जो कहानी इंस्पेक्टर दीक्षित ने सुनाई थी, वैशाली की कहानी उससे थोड़ी अलग लग रही थी। जी इंस्पेक्टर दीक्षित, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं उस रात को वहां गई थी, ये सच है। लेकिन मैंने उनको मारा नहीं था, क्योंकि वो वहां पहले से ही मरे हुए थे। He was already dead. आप एक काम क्यों नहीं करती? हमें आप अपनी साइड की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से क्यों नहीं सुनाते? ठीक है इंस्पेक्टर, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। उस रात मैं जब नो, नॉट फ्रॉम हियर। आप जीरो से शुरुआत करिए। आप मुझे सब कुछ शुरू से बताइए कि आप अंकित चावला को कैसे जानती हैं, आपकी मुलाकात कैसे हुई। मुझे सब कुछ एकदम शुरुआत से जानना है। ठीक है, मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ। बस आपको वादा करना होगा कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैंने उनका खून नहीं किया। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। आई एम इनोसेंट। ये सब हम बाद में सोचेंगे कि आपका हमें क्या करना है। पहले आप हमें सब कुछ सच सच बताइए। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजारी है। मेरे घर में मेरे पापा को कैंसर था। मेरी बहन की शादी करवानी थी, भाई की पढ़ाई पूरी करवानी थी। हमें ये सब पता है, हर बार यही सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ ही बोल रही हैं। हो सकता है कि आप सच कह रही हूँ, लेकिन सॉरी, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सीधा मुद्दे पे आएंगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। फिर एक दिन इन सब से तंग आकर मैंने शॉर्टकट अपनाने की सोची। मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। यही सोच के मैंने दिल्ली के अमीर और रईस लोगों को सर्च करना शुरू किया, और इस तरह मुझे अंकित चावला के बारे में पता चला, और मैंने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और कुछ ही समय में मैं कामयाब भी हो गई। वो पहले से ही काफ़ी परेशान था। उसे किसी का सहारा चाहिए था, और वो सहारा मैं बन गई। अच्छा, आई एम लिसनिंग। बस आप आगे बोलती रहिए। और शेरावत, तुम ध्यान से एक एक बात नोट करते रहना। मैंने धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जिसे मैंने बहुत अमीर समझा था, असल में वो तो कंगाल है। अंकित मुझ पर भरोसा करने लगा था, तो एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके सर पे बहुत सारा कर्जा है। ये सुन के मेरे तो होश उड़ गए। मैंने तो सोचा था कि इसके पास पैसे होंगे और उन्हीं पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानी कम कर लूँगी। लेकिन सारे पैसों और जायदाद पर तो वो पुट्ठा कुंडली मार के बैठा हुआ था। तो उसने एक प्लान बनाया जिससे हमारे पास सत्यजीत चावला की सारी प्रॉपर्टी आ सकती थी। ये प्लान अंकित ने बनाया कि उसके बाप को ही फंसाया जाए। अंकित जानता था कि सत्यजीत चावला कैसा आदमी है। मेरा गला सूखने लगा है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, अब तो आपको पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात मान लेती तो आपको कुछ अच्छा पिलाते। अभी तो आप पानी से काम चलाइए। ये लीजिए। थैंक्स। हाँ, अब आगे बोलिए। अंकित, तो मैं उन्हें मार देता। आपके पहुंचने पर जिंदा रहने से क्या मतलब है आपका? इंस्पेक्टर, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे डैड वहां पर खून से सने हुए जमीन पर गिरे हुए थे। मैं ये देखकर बहुत ही बुरी तरह डर गया और वहां से भाग गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया और इसके बाद भी कहीं पूरा शक मुझ पर ना आ जाए, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन कॉल कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते ही हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप वहां पर गए तब तक आपके पिताजी मर चुके थे? मतलब उनका पहले से किसी ने खून कर दिया था? जी हाँ इंस्पेक्टर, ही वॉज ऑलरेडी डेड। शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि एक बेटे के हाथों उसके पिता का खून हो। और जब आप अपने डैड सत्यजीत चावला के कमरे में गए थे तो टाइम क्या हो रहा था? उस वक्त टाइम करीब 2 से ज्यादा हो रहा होगा। क्या आपको पूरा यकीन है? यस इंस्पेक्टर, आई एम डैम श्योर। ठीक है अंकित चावला जी, आप जा सकते हैं, पर बाहर
थोड़ी देर वेट करिए, जरूरत हुई तो आपको फिर से बुलाऊंगा। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। आपने सुना ना, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने अपने डैड का मर्डर नहीं किया। आई एम इनोसेंट। आपने क्या किया है क्या नहीं, ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। और जाइए, थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठिए। ओके। शेरावत, जी सर जी। तुमने सुना अभी अंकित चावला ने क्या कहा? जी सर जी, मन तो पूरा यकीन से कि यो वैशाली और इसने मिलकर बुढ़े ने कत्ल किया से। मैं के कह रहा हूँ कि आप इन दोनों आशिकों ने अंदर डालो, 3rd डिग्री दो, ससुरे सब कुछ उगल देंगे। नहीं शेरावत, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया जो उसने हमसे कहा। तुमने गौर नहीं किया कि वैशाली और अंकित दोनों के बयान में एक सिमिलैरिटी है। दोनों ने अपने बयान में कहा है कि जब वो दोनों सत्यजीत चावला के कमरे में गए तब सत्यजीत चावला पहले से ही मरे पड़े हुए थे। तुम्हें ये सुनकर कुछ अजीब नहीं लग रहा? अरे सर जी, नाटक करने लागे सही हो दोनों। हमारी बात मानो, इन दोनों ने अंदर डालो और केस बंद कर दो। सरदर्दी खत्म करो आप। यही तो फर्क है मुझ में और तुम में। तुम अपनी सरदर्दी खत्म करना चाहते हो और मुझे ये केस सॉल्व करना है। मैं इतनी बड़ी बात नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतने साल पुलिस में रहने के बाद मुझे ये तो अच्छी तरह से पता है कि कौन कब झूठ बोलता है और कब सच। और शेरावत, ये अंकित चावला अभी सच बोल रहा है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खूनी कोई और ही है। फिर अब आपके मन में क्या चल रहा है सर जी? अब हम अपने अगले क्लू उस नाखून की तहकीकात करते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस रोशनी चावला के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। तुमने की? तुम्हें याद तो है ना, रोशनी चावला सत्यजीत चावला की पोती है। सर जी, वो क्या हुआ कि मैं ना वो इस टाइम सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड चेक करने लग रहा हूँ, तो मैंने टाइम ना मिल पाया सर जी। मुझे पता था कि तुम कुछ यही कहने वाले हो, पर कोई बात नहीं। तुम सीसीटीवी के रिकॉर्ड चेक करो और मैं खुद इसकी छानबीन करूंगा। और मुझे पता है कि शुरुआत कहां से करनी है। अब इंस्पेक्टर दीक्षित ने मरहूम सत्यजीत चावला के बेटे अंकित चावला को वैशाली की ही तरह हाउस अरेस्ट पर डाल दिया था। पर जब 2 लोगों के इंटरोगेशन के बाद भी ये केस जस का तस रहा तो इंस्पेक्टर दीक्षित ने सत्यजीत चावला की अडॉप्टेड पोती रोशनी चावला का रुख किया। और काफी खाक छानने के बाद इंस्पेक्टर दीक्षित को कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने रोशनी चावला को एक पोटेंशियल सस्पेक्ट बना दिया था। तो अब बारी रोशनी चावला के इंटरोगेशन की थी। वेलकम मिस रोशनी। यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो इंस्पेक्टर, आई एम फाइन। दैट्स गुड। हैव अ सीट प्लीज। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बस आपसे कुछ सवाल करने के लिए। वो क्या है कि इस तरह के केस की इन्वेस्टिगेशन कुछ इसी तरह से होती है। हमें कभी भी कहीं भी किसी से भी पूछताछ करनी पड़ जाती है। तो बस मैं आपसे आपके दादाजी लेट श्री सत्यजीत चावला और आपके बारे में कुछ सवाल करूंगा, राइट? आपको क्या पूछना है? और हाँ, मैं अडॉप्टेड हूँ। वो मेरे रियल दादाजी नहीं है। ओह, तो आपको पता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप रिलैक्स तो हो जाइए। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आई एम फाइन। आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं जल्दी पूछिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, क्या आपको याद है मेरी आपसे उस दिन मुलाकात हुई थी आपके बंगलो पर, जिस दिन आपके दादाजी की वसीयत पढ़ी जाने वाली थी? आपको याद आया? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वेरी गुड। तो आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझे अपने स्कूल के बारे में भी बताया था। आपको पता है उसके बाद मैंने आपका स्कूल विजिट भी किया। क्या आपने मेरे स्कूल में? बट व्हाई? वो कुछ खास नहीं, बस मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। तो मुझे वहां पता चला कि आपने वहां अपना एडमिशन सीनियर क्लासेस में लिया था। मेरा मतलब है 11th में। एम आई राइट? यस, बट आपको ये जानने के लिए मेरे स्कूल जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसके लिए तो आप सीधे मेरे पास आ जाते, मैं आपको बता देती। मैं सिर्फ इसके लिए आपके स्कूल नहीं गया था रोशनी जी, मुझे कुछ और बातें भी जाननी थी। और बातें लाइक?
मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि जो सीनियर गर्ल्स होती हैं वो अपने घर बिना पेरेंट्स के आ जा सकती हैं। उन्हें ले जाने के लिए पेरेंट्स का आना कंपलसरी नहीं था। और आप भी सीनियर हैं तो आपको भी घर आने जाने के लिए अपने पेरेंट्स की जरूरत नहीं थी। एम आई राइट? यस राइट। बट क्या आप ये सब जानने के लिए मेरे स्कूल गए थे? नॉट रियली, पर जब मैंने विजिटिंग रजिस्टर चेक किया तो मुझे पता चला कि आप कभी हॉस्टल से अकेले नहीं आई थी। आपको हमेशा आपके दादाजी यानी सत्यजीत चावला ही लेके आते थे, करेक्ट? यस, बट व्हाट्स रॉन्ग इन इट? क्या मेरे दादाजी मुझे लेके नहीं आ सकते? क्या ये क्राइम है? नहीं, क्राइम तो नहीं है, लेकिन मैंने जब आपके घर पर इस बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि आप तो हॉस्टल से अपने घर हमेशा अकेली ही आती थी। आप कभी भी अपने दादाजी के साथ घर नहीं आई। वेल, ऐसा सत्यजीत चावला की डॉटर इन लॉ और अंकित चावला की वाइफ मीनाक्षी चावला के इंटरोगेशन में एक नई बात सामने आई। वो ये थी कि कोई आदमी मर्डर वाली रात मीनाक्षी चावला से मिलने आया था। इस तरह धीरे धीरे इस केस में नए सस्पेक्ट्स जुड़ते ही जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से वो आदमी मीनाक्षी चावला के कमरे से निकलकर सत्यजीत चावला के कमरे की तरफ गया था, लेकिन मीनाक्षी चावला ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रही थी। तो सवाल था कि क्या मीनाक्षी चावला सच कह रही थी या मीनाक्षी चावला और उस आदमी ने मिलकर ही सत्यजीत चावला का खून किया था? क्या वो वहां से नहीं गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या उसने ही सत्यजीत चावला को मारा है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर। राकेश मुझसे मिलने जरूर आया था, लेकिन वो वहां से जल्दी ही चला गया था। मैंने खुद उसे वहां से जाने के लिए बोला था और फिर मेरा उस रात उससे मिलने का कोई प्लान नहीं था। हम हमेशा घर से बाहर किसी सेफ प्लेस पर ही मिलते थे, पर वो अचानक उस रात वहां आ गया। वो तो अच्छा था कि अंकित बेडरूम में नहीं था, वरना। राकेश नाम है ना उसका? मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मीनाक्षी जी। सच तो यह है कि आप और आपके उस आशिक दोनों ने एक साथ प्लानिंग करके सत्यजीत चावला का खून किया। नो इंस्पेक्टर, दिस इज नॉट ट्रू। मैंने राकेश को खुद वहां से जाने के लिए बोला था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सत्यजीत चावला जी के कमरे में गया हो। दिस इज इम्पॉसिबल। तो क्या सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि वो उनके कमरे में क्यों जाएगा? वो तो मिस्टर चावला को ठीक से जानता भी नहीं। वो उनके कमरे में इसलिए गया क्योंकि आपने उससे ऐसा करने को बोला था। आपने ही उसको सत्यजीत चावला के मर्डर के लिए कन्विंस किया होगा, क्योंकि सत्यजीत चावला आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिसन, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि उस रात असल में क्या हुआ था। हाँ, ये सच है कि मेरे फादर इन लॉ को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था और मेरी इसी को लेकर उनसे बहस भी हुई थी। वो मुझे धमकी दे रहे थे कि वो अंकित को सब कुछ बता देंगे। अगर ऐसा हो जाता तो अंकित मुझे डाइवोर्स दे देता, और अगर मेरे घर वालों को ये बात मालूम चलती कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो मैं उन्हें कभी मुंह नहीं दिखा पाती। वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते। मैं बहुत डर गई थी, घबरा गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मौके का फायदा उठाया और मेरे सामने एक शर्त रख दी। कैसी शर्त? आप चुप क्यों हो गई? वो मैं बता नहीं सकती। What do you mean बता नहीं सकती? ये पुलिस स्टेशन है और आप इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने बैठी हैं। यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको सब कुछ बताना होगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। तो टाइम वेस्ट मत करिए और जल्दी से बताइए कि उन्होंने क्या शर्त रखी थी। जी, उन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा था। कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? वो कमीना मेरे साथ सोना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ सोती हूँ तो वो अंकित को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। मैंने जब ये सब सुना तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। कोई इंसान अपनी बहू के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकता है? छी! इसके बाद मैं गुस्से से वहां से निकल आई। इसके बाद मेरे दिमाग में हमेशा यही बात घूमती रहती थी। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं वो कमीना मेरे हस्बैंड को इस सब के बारे में ना बता दे। वो बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था, बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं उसकी शर्त मान लूं। और फिर उस रात मैंने उसकी डिमांड को मानने का फैसला किया। मैंने किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे और कोई ऑप्शन मिला ही नहीं।
और फिर उस रात राकेश के जाने के बाद मैं यही सोचती रही कि क्या मेरा फैसला ठीक है। फिर काफी देर सोचने के बाद जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंची तो मैं किसी चीज से टकराकर गिर गई। मैंने देखा कि वहाँ पर उसकी लाश पड़ी थी, खून से सनी हुई, और नीचे गिरने की वजह से मेरे हाथों में खून लग गया था। पर मैंने दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो अंकित था। काफी ज्यादा शराब पी रखी थी उसने, लड़खड़ा के चल रहा था। तो मैं जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली और अंधेरे में कहीं छुप गई और मौका पाते ही वहाँ से निकलकर अपने कमरे में पहुँच के खून के दाग को धोने लगी। इसके बाद जब अंकित ने शोर मचाया तब मैं कमरे से बाहर आई। आगे की कहानी आप जानते ही है। देखिए मीनाक्षी जी, आपकी कहानी में दम तो है, नो डाउट, पर इसमें आपने थोड़ा फेरबदल किया है। तो मैं आपको इस कहानी का ओरिजिनल वर्जन सुनाता हूँ। मिस्टर चावला यानी आपके ससुर ने आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, लेकिन आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। किसी भी औरत को ऐसी घटिया बात बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए आपने अपने लव इंटरेस्ट राकेश के साथ मिलकर सत्यजीत चावला को मारने का प्लान बनाया और उस रात आपने राकेश को बुलाकर उसके साथ मिलकर उनको मार डाला। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्राइम स्टोरी। मुझे आपको और कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैंने सत्यजीत चावला को नहीं मारा। मैंने राकेश को उस रात वहां से चले जाने को कह दिया था। यहाँ तक कि ये ब्लैकमेल वाली बात तो मैंने राकेश को अब तक बताई भी नहीं है। फिर वो क्यों उस घटिया इंसान को मारेगा? उस रात राकेश सत्यजीत चावला के कमरे में गया था। इस बात का सबूत है मेरे पास। कैसा सबूत? रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसे पहचानती हैं क्या आप? ये एक सेंटेड कॉटन बड है। अक्सर लोग ऐसे कॉटन बड पे इत्र लगा के अपने कानों में इस कॉटन बड को डालते हैं, और ऐसा ही एक और कॉटन बड हमें आपके कमरे से भी मिला तलाशी के दौरान। और पता है, ये दोनों कॉटन बड एक ही इंसान के हैं और इसका प्रूफ मेरे पास है। ये देखिए, ये रही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। अब तो कुछ जरूर याद आ गया होगा आपको। ये तो शायद राकेश का ही है, पर ये सत्यजीत चावला के कमरे में कैसे आया? जब आप दोनों सत्यजीत चावला के कमरे में उन्हें मारने के लिए गए होंगे तब ये वहाँ छूट गया होगा। सिंपल। मैं कसम खा के कह रही हूँ इंस्पेक्टर, मैंने किसी का भी खून नहीं किया और ना ही मुझे पता है कि ये कॉटन बर्ड उनके कमरे में कैसे आया, क्योंकि राकेश तो वहाँ से 11 और 12 के बीच चला गया था और मैं सत्यजीत चावला के कमरे में लगभग 2 बजे गई थी। अगर उसका खून किसी ने किया भी है तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने खून के हाथ धोती भी तो मर्डर और अपने पहुँचने के बीच इतना वक्त गुजर चुका था कि अब तक मेरी आस्तीन सूख जानी चाहिए थी। और अगर मुझे इतना टाइम मिलता तो मैं अपने कपड़े भी चेंज कर सकती थी। मैंने कपड़े इसीलिए नहीं चेंज किए क्योंकि मुझे उसका टाइम ही नहीं मिला, और ये बात ये प्रूव करती है कि मैंने उनका खून नहीं किया। आपकी इस बात में दम तो है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी हमने राकेश को 11:34 के आसपास ही सत्यजीत चावला के कमरे की तरफ जाते देखा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने ही उससे कहा हो इंतजार करने को, ताकि देर रात में आराम से आप दोनों इस वारदात को अंजाम दे सकें। चलिए, मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सारे सबूत तो आपके खिलाफ ही हैं। हम सबूतों को तो नहीं झुठला सकते ना। इंस्पेक्टर, कभी कभी हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सत्यजीत चावला को नहीं मारा। लिसन, आप एक बार राकेश को इंट्रोगेट क्यों नहीं करते? मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद आपका शक दूर हो जाएगा। वो आपको सब कुछ सच बता देगा कि मैंने उसके साथ मिलकर सत्यजीत चावला को नहीं मारा। चलिए, मान लेते हैं कि अगर खून आपने नहीं राकेश ने किया है, तो अब तक क्या वो अपने पकड़े जाने का इंतजार कर रहा होगा? वो कहीं भाग नहीं गया होगा? नहीं, वो कहीं नहीं गया होगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके पास तो कोई ये सब करने का मोटिव भी नहीं था। मुझे यकीन है कि उसका बयान सुनने के बाद आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि हम दोनों ही इनोसेंट हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम गलत समय गलत जगह पर थे। देखिए, मुझे उससे पूछताछ तो करनी ही है। जितनी आप इन्वॉल्व हैं इस केस में, उतना ही वो भी है। लेकिन जब तक वो राकेश हमें मिल नहीं जाता, तब तक आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन में ही रुकना होगा। हम आपके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप एक प्राइम सस्पेक्ट हैं। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अभी आप मुल्जिम हैं, मुजरिम नहीं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। शेरावत, तुम मीनाक्षी जी को ले जाओ और उनसे इस राकेश का एड्रेस ले लो और जल्दी से जल्दी इसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ।
अब यही बता सकता है कि मीनाक्षी जी सच बोल रही हैं या झूठ। कांस्टेबल शेरावत ने मीनाक्षी चावला के लव इंटरेस्ट राकेश को इतनी आसानी से पकड़ लिया था जैसे वो अपने पकड़े जाने का ही इंतजार कर रहा था। कांस्टेबल शेरावत ने इंस्पेक्टर दीक्षित को कॉल लगाया और उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहा और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर दीक्षित पुलिस स्टेशन पहुंच भी गए। गुड इवनिंग सर जी। हमारे हाथ वो रकेश लग गया सर। बहुत अच्छा काम किया शेरावत, तुमने बड़ी जल्दी पकड़ लाए। वेल डन। तो अभी कहाँ है वो? इंट्रोगेशन रूम के भीतर। तुमने कुछ पूछताछ करने की कोशिश की उससे? सर जी मैंने खूब करी कोशिश, पर साले ने मुंह न खोल के दिया। बोले से कि आपके सामने कुछ बोलेगा। मैं तो उसको डरा धमका के थक लिया कती। अब आप ही कुछ कर सको। अच्छा तो ये बात है। चलो फिर देखते हैं ये क्या कहानी सुनाता है। ओ सर जी चलो। तो तुम ही हो राकेश? जी हाँ, मैं ही हूँ राकेश। तो मैं सीधा मुद्दे पे जाता है कि उनकी मौत इंसुलिन इंड्यूस्ड हार्ट अटैक से हुई थी और अभी आप ही ने कहा है कि आप ही उन्हें इंसुलिन का डोज दिया करते थे और इंसुलिन के बारे में आपको सब कुछ पता था। आपको ये भी पता था कि इंसुलिन के ओवरडोज से हार्ट अटैक इंड्यूस किया जा सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि आपने ही सत्यजीत चावला की जान ली है। हमारे पास इतने सबूत हैं कि आप अपना मुंह ना भी खोले तो भी आपको उम्र कैद आराम से हो जाएगी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मुझे यही बात समझ नहीं आई। वैसे आप ना भी बताएं तब भी हम इस बात का पता लगा ही लेंगे, लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। सत्यजीत चावला ने तो सब कुछ आपके नाम कर दिया था, तो आपको उनकी जान लेने की क्या जरूरत पड़ गई? बोलो, क्यों पड़ गई उसे मारने की जरूरत? बोलो। पड़ गई जरूरत, क्योंकि वो मेरे बेटे का हत्यारा था। क्या वो आपके बेटे का हत्यारा था? पर आपने तो मुझसे कहा था कि आपका बेटा तो लापता हो गया था। मैं भी इतने सालों से यही मान रहा था कि मेरा बेटा कहीं खो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सालों पहले ही सत्यजीत चावला ने उसे मार डाला था। क्यों मारा उसने तुम्हारे बेटे को? सालों पुरानी बात है, जब मैं उसके साथ उसके गांव दरियापुर में बीवी और 18 साल के बेटे के साथ रहता था। उनकी नौकरी करता था। मेरा वो इकलौता बेटा था और कभी कभी मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाता था, तो हवेली में उसका आना जाना लगा रहता था। और इसी आने जाने के चक्कर में मेरे बेटे को सत्यजीत चावला की भतीजी से प्यार हो गया। पर यह बात सत्यजीत चावला को पता चल गई और एक दिन जब मैं खाना खाने के लिए अपने घर आया हुआ था, तब उसने बुलाने के लिए मुझे किसी को भेजा। मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा और उसकी भतीजी दोनों साथ में घर छोड़ के भाग गए हैं। सत्यजीत चावला आग बबूला हो रहा था और दोनों को जान से मारने की बात कर रहा था। मैं बहुत डर गया और मैं उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे के जान की भीख मांगने लगा। मुझे पता था कि वो मेरे बेटे को जान से मार देता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले भी एक लड़की का बलात्कार करके बच गया था। मुझे रोते गिड़गिड़ाते देखकर उसे दया आ गई और उसने मुझे भरोसा दिया कि वो मेरे बेटे को नहीं मारेगा, और फिर वो उन दोनों को ढूंढने चला गया। फिर क्या वो दोनों मिले? नहीं मिले। शाम को जब वो वापस आए तब उसने मुझे बताया कि दोनों का कहीं कोई पता नहीं चला और उसी दिन से मैंने उसे लापता मान लिया। अपने बेटे के दुख में मेरी बीवी ने भी दम तोड़ दिया। फिर आपको पता कैसे चला कि आपका बेटा मर चुका है? ये बात खुद मुझे सत्यजीत चावला ने बताई। क्या उसने खुद बताई? मगर क्यों? उस रात उसने काफी पी ली थी, क्योंकि वो दुखी था। उसे सब मालूम चल गया था कि उसके पीठ पीछे उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो इमोशनल हो गया और मुझसे बोला कि एक मैं ही हूं जो उसका शुरुआत से ही ख्याल रखता आया हूं, बिना किसी स्वार्थ के। फिर वो रोने लगा और मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसी ने मेरे बेटे को मार डाला है और इसीलिए वो मुझसे माफी मांगना चाहता है। फिर उसने सारी बात बताई कि उसने मेरे बेटे
और अपने भतीजे को ढूंढ लिया था और दोनों को जान से मारकर जंगल में डाल दिया। ये सुन करके तो मैं तो पागल हो गया और बस मैंने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। और जैसे ही वो शराब के नशे में लुढ़का, मैंने एक के बाद एक कई इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए उसको और वो कुछ ही देर में ठंडा हो गया। लेकिन आपकी किस्मत खराब थी, क्योंकि इत्तेफाक से ठीक उसी रात बाकी लोगों ने भी सत्यजीत चावला को जान से मारने का मन बनाया था, और नतीजा कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं इंस्पेक्टर कि मुझे जेल हो जाएगी। वैसे भी मैं अब जी के करूंगा भी क्या? उस रात को उस कमीने को मारना ही था। मैं नहीं तो कोई और ही मार देता। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसे मारा, अपने बेटे का बदला ले लिया। ले लिया। मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया। शेरावत, इन्हें ले जाओ और इनके बयान के पेपर पर इनके साइन लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करो। जी सर जी। चलो रमेश जी, खड़े हो जाओ, चलो हमारे साथ। तो आखिर ये केस सॉल्व हो ही गया। साला अजीब केस था। एक ही आदमी की जान के पीछे इतने लोग लगे थे। वो सत्यजीत चावला इतना कमीना इंसान था, और उस रात अगर रमेश जी उसे नहीं मारते तो कोई और मार देता, क्योंकि उसकी मौत उसी रात में लिखी हुई थी। अरे यार शेरावत, हो गया हो तो एक चाय पिलाओ अच्छी सी। साला दिमाग खराब कर दिया इस केस ने।